हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। बेटा, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी ही क्लास 10th कक्षा 10वीं की स्पर्श पाठ्य पुस्तिका। ऑफ कोर्स कोर्स बी की हम बात कर रहे हैं। लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। पाठ का नाम है, कविता का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। जी हाँ, स्पर्श पाठ्य पुस्तक की काव्य खंड से पाठ 5 की कविता जिसका नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। अब पर्वत प्रदेश में पावस, इसका अर्थ क्या है? जरूर आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न आएगा। पर्वत प्रदेश में पावस का अर्थ है कि पर्वतीय स्थल पर वर्षा ऋतु का आगमन। यस, आज इस वीडियो के दौरान आप देखेंगे कि किस तरह से प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण किया है। और वैसे भी पंत जी तो छायावादी कवियों में आधार स्तंभ माने जाते हैं। आपको पता है ना, 4 छायावादी आधार स्तंभ हैं। नाम बता देती हूँ। पंत, प्रसाद, वर्मा, निराला। पंत सुमित्रा नंदन पंत, प्रसाद कौन? जयशंकर प्रसाद, वर्मा लाली वर्मा नहीं, महादेवी वर्मा, और निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये हैं हमारे 4 छायावादी आधार स्तंभ। अब आपके मन में ये भी प्रश्न आएगा, मैडम छायावादी स्तंभ मीन्स क्या होता है? छायावादी स्तंभ किसे कहा जाता है? तो ध्यान से सुनिए। छायावादी कवि उन्हें कहा जाता है। छायावाद का अर्थ बता देती हूँ कि छायावाद का अर्थ होता है अपने मन के भावों को प्रकृति के साथ तालमेल करके या सामंजस्य बिठाकर फिर रचना करना। तो ये जो कवि हैं पंत, प्रसाद, वर्मा, निराला जी, इन्होंने जो भी इनकी रचनाएं मिलेंगी ना, इसमें प्रकृति का चित्रण तो होना ही होना है। आज जो कविता मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो पर्वत प्रदेश में पावस है। तो ये भी प्रकृति का ही एक सजीव चित्रण किया है कवि ने। तो कविता को पढ़ने से पूर्व और व्याख्या करने से पूर्व हम देखेंगे कवि का जीवन परिचय। पंत जी से भेंट करते हैं, आई मीन कि उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। आइए, स्वागत है आपका। सुमित्रा नंदन पंत जी को सादर नमन। ऐसे साहित्यकार, ऐसे कवि जो हमारी हिंदी भाषा को चरम शिखर पर ले गए, ऐसे साहित्यकारों को नमन करते हैं हम हृदय से। आइए, सुमित्रा नंदन पंत जी, इनका जन्म सन 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कोसानी अल्मोड़ा में हुआ था। इन्होंने बचपन से ही कविता लिखना आरंभ कर दिया था। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। 7 साल की उम्र में इन्हें स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत भी किया गया। 7 साल की उम्र में। और यदि जब की बात बताना है हम आपको कि तब 7 साल में कोई ऐसा नहीं होता था कि बच्चे सब कुछ जानने लगते थे। 6-7 साल में तो स्कूल में पहली क्लास में एडमिशन होते थे। ना नर्सरी होती थी, ना प्री नर्सरी, ये सब कुछ नहीं होता था। पहली कक्षा से एडमिशन होते थे और 6-7 वर्ष की आयु में एडमिशन्स होते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने 7 वर्ष की उम्र में ही कविता लिखी और उसमें पुरस्कृत भी हुए। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन किया। 1915 में, अब देखिए 1900 में जन्म हुआ, 1915 में इन्होंने स्थायी रूप से साहित्य सृजन किया। मींस मात्र 15 वर्ष की आयु में ये लेखन कला में निपुण हो गए और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। इनकी प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा, है ना, समाज सुधारक के रूप में, और बापू गांधी जी से तो हम सभी भली भांति परिचित हैं। आइए देखते हैं इनके प्रमुख कार्य। कविता संग्रह, कला और बूढ़ा चिदंबरा। कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। पुरस्कार है पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कई पुरस्कारों से नवाजे गए पंत जी, तभी तो छायावादी के आधार स्तंभ माने जाते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक इसका सार मैं प्रस्तुत करती हूं आपके समक्ष कि इस कविता में कवि ने क्या वर्णन किया है। हिमालय में जब वर्षा ऋतु होती है, और हिमालय मीन्स हिम का आलय, हिम मीन्स बर्फ,
जानते होंगे, आपने पर्यायवाची शब्द पढ़े ही होंगे। तो जब वर्षा ऋतु उस क्षेत्र में होती है या हिमालय क्षेत्र में होती है तो उसका जो रूप सौंदर्य है, उसकी छटा तो देखते ही बनती है। और कवि पंत जी ने तो इसका सजीव चित्रण किया है। सजीव चित्रण अर्थात ऐसा प्रतीत होता है मानो कविता को पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा लगता है जैसे हम भी किसी पर्वत प्रदेश में ही साक्षात रूप से वहीं हों और बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहे हो कि पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु आ गई है। इतना सौंदर्य, और जो वर्षा ऋतु की बूंदें हैं वो बूंद ऐसा लग रहा है जैसे पर्वतों के मोतियों की लड़ी बना दी हो, हार बना लिया हो। ठीक है। दूसरी तरफ मेखलाकार कहा है। मेखलाकार यह शब्द आएगा तो उसका मैं पहले से आपको बता देती हूं कि मेखलाकार अर्थात होता है करधनी के आकार का। करधनी समझते हैं ना, किंकनी, कनी, कमर में बांधी जाने वाला जो आभूषण होता है उसको करधनी कहते हैं। तो जो पर्वत है वो ऐसा लग रहा है क्योंकि उसकी विशालता का वर्णन किया है, उसकी व्यापकता का वर्णन किया है कि हिमालय कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है, हिमालय तो विशाल है, व्यापक है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो इसने धरा को या भूमि को चारों तरफ से घेर के करधनी रूपी आभूषण पहना दिया है। ठीक है। तो यहां पर ये जो चर्चा करने वाले हैं, हम जो कविता पढ़ने वाले हैं, उसमें यही सौंदर्य रूपी वर्णन करेंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। यहां पर आप चित्र भी देख सकते हैं कि हिमालय कितना मनमोहक लग रहा है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति देश। अब क्यों कवि ने पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश कहा है? वेश मीन्स उसका शरीर। ठीक है। ऐसा लग रहा था कि जब वर्षा ऋतु हुई पर्वतीय स्थल पर तो ऐसा लग रहा था मानो पल भर में ये इतना सौंदर्य, बारिश हो गई तो कहीं थम गई बरसात, कहीं इंद्रधनुष की छटा बिखरने लगी, कहीं कुछ होने लगा। तो पल पल जो प्रकृति का रूप है और सौंदर्य है बदलता जा रहा था। आइए व्याख्या पढ़ते हैं बेटा। इस कविता में कवि ने, सुमित्रा नंदन पंत जी ने पर्वतीय इलाके में वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण किया है। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु होने से वहां प्रकृति में पल पल बदलाव आ रहे हैं, पल पल परिवर्तन आ रहे हैं। कभी बादल छा जाने से मूसलाधार बारिश हो रही है तो कभी धूप निकल जाती है। आपने भी अनुभव किया होगा ना कि जब कभी मूसलाधार बारिश हो जाती है और अचानक से धूप निकल आती है, इंद्रधनुष की छटा बिखरने लगती है। तो ये जो प्रकृति का पल पल परिवर्तित रूप है, उसी रूप सौंदर्य का वर्णन पंत जी ने किया है। और कविता के साथ ही आप कवि का नाम याद रखिएगा। पर्वत प्रदेश में पावस, पा। ठीक है। कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। ये भी पास है, तो आप हिंट लेकर कविता के साथ ही कवि का नाम याद रखिएगा। पर्वत प्रदेश में पावस, पंत जी। चलते हैं दूसरे पद्यांश की ओर। अब देखिए यहां पर किस तरह से मेखलाकार, मेखलाकार शब्द आ गया है ना। अब आप ध्यान से समझ पाएंगे कि यहां क्यों प्रयोग किया है। मेखला कर पर्वत अपार, अपने सहस्त्रदृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। यहाँ कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्रदृग सुमन फाड़। मेखलाकार पर्वत अपार, जो यहाँ से वहां तक बहुत वृहद जिसका आकार है, बहुत लंबा और बहुत अधिक जिसका क्षेत्र है, वो कैसा प्रतीत हो रहा है? मानो कमर में करधनी बांध ली हो। किसने? धरा ने, भूमि ने। ठीक है। और अपने सहस्त्रदृग सुमन फाड़, अपने सहस्त्रों, दृग मीन्स नयन, यहाँ पर जो भी पुष्प खिल रहे हैं या पानी की जो बूंदें पड़ रही हैं तो उनको कवि ने नेत्र कहा है कि पर्वत के सहस्त्रों, हजारों नेत्र हैं जिनसे वो अपने आसपास का वातावरण देख रहा है, अवलोक रहा है बार बार। अवलोक मतलब देख रहा है। नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। नीचे देखिए, जब वर्षा ऋतु होगी तो तालाब में पानी तो भरेगा ही, और उस तालाब को कवि ने कितनी सुंदर उपमा दी है बेटा। क्या माना है उसको? उन्होंने माना है कि ऐसा लगता है जैसे दर्पण की भांति। ये मान लीजिए एक दर्पण है, तो जिस तरह से दर्पण में हम अपनी छवि देखते हैं ना, उसी तरह से पर्वत
स्वयं की छवि देख रहा है ताल में स्वच्छ, और वो ताल को दर्पण क्यों कहा है कवि ने? जिस तरह से दर्पण स्वच्छ रहता है एकदम, जिसमें हम अपनी छवि को हूबहू ऐसा ही देख लेते हैं, एज इट इज, यथावत हम अपनी छवि को दर्पण में देख पाते हैं। कब देख पाते हैं? जब दर्पण स्वच्छ हो, ठीक है। उसी तरह से जो तालाब का पानी है वो एकदम निर्मल है, स्वच्छ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पर्वत स्वयं की छवि को तालाब में निहार रहा हो। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तालाब की भी यहाँ पर विशालता का वर्णन किया है कि तालाब कोई छोटा सा सरोवर नहीं है, तालाब जिसकी विशालता का वर्णन कवि यहाँ कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए व्याख्या पढ़ते हैं। पर्वतों की श्रृंखला मंडप का आकार लिए अपने पुष्प रूपी नेत्रों को फाड़े अपने नीचे देख रहा है। कवि को ऐसा लग रहा है मानो तालाब पर्वत के चरणों में पला हुआ है, जो कि दर्पण जैसा विशाल दिख रहा है। पर्वतों में उगे हुए फूल कवि को पर्वत के नेत्र जैसे लग रहे हैं, जिनसे पर्वत दर्पण समान तालाब में अपनी विशालता और सौंदर्य का अवलोकन कर रहा है। यहाँ पर पर्वत की विशालता और तालाब की विशालता का वर्णन किया गया है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब देखिए गिरी, पर्वत, झरने। झरने आपने बिल्कुल कहीं ना कहीं तो यात्रा पर गए होंगे ना आप, और जब चट्टानों से, पर्वतों से झरने बहते हैं तो जो उनकी आवाज रहती है वो कितनी मधुर रहती है, ऐसा लगता है जैसे बस संगीत में हम खो गए हों। जो झरनों की सुंदरता है उसका यहाँ पर वर्णन किया है, और किस तरह से कवि ने वर्णन किया है कि जो झरने की आवाज है, कल कल करती या झरझर करती जो आवाज है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो झरने किसकी प्रशंसा कर रहे हो? पर्वत की। ठीक है, आइए पढ़ते हैं पंक्तियों में क्या इसी तरह से कवि ने रचना की है। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों सी सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरि का गौरव गाकर झरझर। गिरि का गौरव, गिरि मीन्स पर्वत, गौरव मीन्स गुणगान। यहाँ पर जब पर्वत आवाज कर रहे हैं, पर्वतों से झरने जब आवाज कर रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो झरने पर्वत की प्रशंसा कर रहे हों। मोती की लड़ियों सी सुंदर, झरते हैं जग में झाग में भरे निर्झर। मोती की लड़ियों सी सुंदर मतलब ऐसा लग रहा है क्योंकि सफेद एकदम निर्मल दूध के झाग की तरह जो झरने हैं वो बह रहे हैं, और मोतियों की लड़ियों की तरह चमक रहे हैं, क्योंकि जो पानी है वो एकदम स्वच्छ है, क्रिस्टल क्लियर है। तो यहां पर कवि ने झरने को मोतियों की लड़ियों की तुलना की है, अर्थात उपमा दी है। ठीक है, झरते हैं झाग भरे निर्झर, ऐसा लग रहा है मानो झाग हो, दूध का झाग हो, और निर्झर अपनी नित्य एकदम निरंतरता के साथ बहे जा रहे हैं झरझर करके। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। देखिए, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, तरुवर मीन्स वृक्ष। तो जो हिमालय में बड़े बड़े वृक्ष हैं वो ऐसा लग रहा है मानो और ऊपर की तरफ झांक रहे और ऊपर जाना चाहते हो हम, जैसे कहते हैं ना हम, छू लो आसमां, कर लो सफलता पर अपना कब्जा। तो वहां के जो वृक्ष हैं, लंबे लंबे वृक्ष हैं, वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो वो आसमान को छूना चाहते हो, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हो। है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल, लगातार। अनिमेष का अर्थ होता है एक टक, अपलक। अनिमेष, अनिमेष मीन्स बिना पलक झपकाए, जैसे हम आपको देखें या हम किसी भी प्रकृति के सौंदर्य का जो नजारा है उसको देखें तो एक टक देखते ही रहें, उसको अनिमेष कहते हैं। ठीक है, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब अटल भी है, अनिमेष भी है, कुछ चिंता भी है उनके मन में, क्योंकि मूसलाधार बरसात भी आ जाती है अचानक, तो कभी एकदम शांत हो जाता है। क्यों है उनकी चिंता, क्या है उनकी चिंता? देखिए अभी पता चलेगा, पहले हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। झरने पर्वत के गौरव का गुणगान करते हुए झरझर बह रहे हैं। इन झरनों की करतल ध्वनि कवि के नस नस में उत्साह का संचार करती है। पर्वतों पर बहने वाले झाग भरे झरने कवि को मोती की लड़ियों के समान लग रहे हैं, जिससे पर्वत की सुंदरता में और निखार आ रहा है। पर्वत के खड़े
अनेक वृक्ष कवि को ऐसे लग रहे हैं मानो वे पर्वत के हृदय से उठकर ऊंची आकांक्षाएं लिए अपलक, अपलक मीन्स बिना पलक झपकाए, और स्थिर होकर शांत आकांक्षा को देख रहे हैं तथा थोड़े चिंतित मालूम भी हो रहे हैं। अब चिंतित मालूम क्यों हो रहे हैं, देखिए अगली पंक्तियों में। उड़ गया अचानक लो भूधर, बादल अचानक उड़ गया, क्यों, क्या हुआ, आंधी आई, तूफान आया? हाँ देखिए, उड़ गया अचानक लो भूधर, भूधर किसको, बादलों को कहा है, आकाश को, ठीक है। फड़का अपार वारिद के पर, यहां पर वारिद, वारिद है बादलों का पर्यायवाची और भूधर है आकाश का पर्यायवाची। ध्यान से सुनिए, ये है बेटा आकाश, ठीक है, और वारिद है बादल, ठीक है। अब देखिए यहां पर, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार वारिद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। क्या हुआ, अचानक से ऐसा आंधी तूफान आया कि बादल उड़ने लगे। अब यहां देख सकते हैं चित्र, जब अचानक से तूफान आ जाता है तो जो काली काली जो घटा छाई थी वो भी उड़ने लगती है, चारों तरफ अंधकार छा जाता है, लोग चिंताग्रस्त हो जाते हैं कि क्या करें, अब क्या होगा, हमारे प्राणों का क्या होगा, इस धरती का क्या होगा, इस भूमि का क्या होगा, बहुत चिंताग्रस्त हो जाते हैं। धस गई धरा में सभय शाल, लगा जैसे कि जब भू पर ही अंबर टूट पड़ा हो, ऐसा लगा जैसे बादल टूट पड़े हों या बादल स्वयं धरा पर आ गए। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। ओहो, ऐसा प्रतीत होता है मानो जो शाल के वृक्ष थे जो ऊपर की ओर झांक रहे थे, वो डर के कारण या इस भयानक भयंकर जो माहौल है उसके कारण पृथ्वी में छुप गए हों, अपने आप को उन्होंने छुपा लिया हो, अंदर धस गए हों। उठ रहा धुआं जल गया ताल, जब बादल उड़ रहे हैं, चारों तरफ आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जो स्वच्छ निर्मल की तरह तालाब था उसमें आग लग गई हो और धुआं उठ गया हो। जब आग लगती है तो कैसा काला धुआं आ जाता है कि आर पार की तो छोड़िए, बहुत भयंकर भी दिखाई देता है। उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। ऐसा लग रहा था मानो देवताओं का राजा इंद्र है ना, और इंद्र के प्रकोप से एक बार वृंदावन का सीन आपको याद होगा, सीरियल्स में आपने देखा होगा कि घनघोर मूसलाधार बरसात कर दी थी, तो श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर कौन से पर्वत को उठाया था, गोवर्धन पर्वत को, और सभी ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो इंद्र ने कोई जाल बिछा कर रखा है और पूरे संपूर्ण आकाश में बादलों के साथ विचरण करता घूम रहा है। यहां पर यह कहने का प्रयास किया है कवि ने। तो चलिए आगे चलते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं बेटा। पल पल बदलते, इस मौसम में अचानक बादलों के आकाश में छाने से कवि को लगता है कि पर्वत जैसे गायब हो गए हों, क्योंकि बादल छा गए। अब पर्वत गायब क्यों कहा, क्योंकि बादल छा गए तो अंधकार हो गया, अंधकार हो गया तो पर्वत दिखाई नहीं दे रहे हों, इसलिए कवि ने कहा कि बादलों के अचानक बादलों के छा जाने से ऐसा प्रतीत हुआ जैसे जो पर्वत है वो गायब हो गए हों। ठीक है, ऐसा लग रहा है मानो आकाश धरती पर टूट कर आ गिरा हो, लगा जैसे कि आकाश ही धरती पर टूट गया हो, केवल झरनों का शोर ही सुनाई दे रहा है, और वो शोर भी ऐसा कि डर लग रहा है। तेज बारिश के कारण धुंध सा उठता दिखाई दे रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है मानो तालाब में आग लगी हो। चारों तरफ धुआंधार जो आंधी चल रही है उससे ऐसा लगा मानो जो तालाब था जिसको स्वच्छ निर्मल की दर्पण की उपमा दी थी कवि ने, ऐसा प्रतीत होता है अब कि तालाब में आग लग गई हो और आग से खतरनाक वाला धुआं उठ रहा हो। मौसम के ऐसे रौद्र रूप को देखकर शाल के वृक्ष डर कर धरती में धंस गए हैं, ऐसे प्रतीत होते हैं। इंद्र भी अपने बादल रूपी विमान में सवार होकर इधर उधर अपना खेल दिखाते घूम रहे हैं। इंद्र को यहां पर बताया है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो इंद्र, क्योंकि बारिश कौन करता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि इंद्र ही बरसात करता है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो बादलों के साथ इंद्र यहां वहां विचरण करते घूम रहे हैं। ठीक है, आशा करती हूं आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। याद रखिएगा, पर्वत प्रदेश में पावस किसने लिखी है, कवि कौन है बेटा, सुमित्रा नंदन पंत जी। किसका वर्णन किया है,
बादल, पर्वतीय स्थल में या पर्वतीय प्रदेश में वर्षा या बरसात का सजीव चित्रण। ठीक है, और वो चित्रण ऐसा था जैसे हम भी प्रत्यक्ष भागीदार बन गए हों। कभी तो वहां के एकदम बहुत सुंदर से माहौल का चित्रण किया है। स्टार्टिंग में आपने पंक्तियां देखी कि ऐसा प्रतीत होता है मानो झरने झरझर बह रहे हों, आराम से जो मोतियों की झड़ी है झरनों का, ऐसा प्रतीत होता है मानो कि सौंदर्य में एकदम चार चांद लग गए हों। अचानक से फिर, क्योंकि पल पल बदलता पर्वत प्रदेश, ठीक है, तुरंत ही ऐसा अच्छा वाला माहौल था, तुरंत ही खतरनाक भयंकर रौद्र रूप ले लिया प्रकृति ने। क्या हुआ? अचानक मूसलाधार बरसात हो गई, और मूसलाधार बरसात होते ही बादलों को ऐसा कहा कवि ने कि ऐसा लगा जैसे अंबर टूटकर जमीन पर गिर गया हो। और ऐसा प्रतीत हुआ जब चारों तरफ आंधी के साथ काले काले बादल आए, मानो कि तालाब में आग लग गई हो और इंद्र इधर उधर बादलों में विचरण करते अपना मायाजाल फेंक रहा हो। ठीक है, ये थी हमारी कविता। आशा करती हूं आपको पंत जी की कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और एक और बात कि कविता जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे ना, तो यहाँ पर आप बड़े अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ बैठना है बेटा, एकदम मन को एकाग्रचित होकर बिठाना है। क्यों? ऐसा ना हो कि नहीं, कभी कहते हैं कि अब क्या करना है, हमने सुना तो नहीं था, आधा सुना आधा नहीं सुना। तो जब हम किसी बात को बहुत अच्छे से, क्योंकि सबसे पहली स्किल है वो कौन सी है? श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल। जब हम अच्छे से बहुत ध्यानपूर्वक किसी बात को सुन लेते हैं तो वो हमेशा के लिए हमारे मस्तिष्क में विराजमान हो जाती है। तो आपने ये वीडियो देखा, सुना, तो अब इस कविता से कोई भी प्रश्न आ जाए या कोई कभी भी कुछ भी पूछ ले तो बिल्कुल आप तत्पर होंगे उसको बताने के लिए। ठीक है बेटा, ऐसे मैं बता दूं आपको कि जिस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं, जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है भारत का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इसमें ना केवल आपके विषय की शिक्षा दी जाती है, ना केवल आपके क्लास के सब्जेक्ट की ही शिक्षा दी जाती है, बल्कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जितनी भी, मैं इसलिए कह रही हूं जितनी भी और जो भी, क्योंकि मैं यहां पर बताऊंगी आपको कि कौन कौन सी परीक्षाएं शामिल हैं। आप ये नहीं सोचेंगे मैडम ऐसे तो बहुत सारी परीक्षाएं, क्या सब कुछ मिलता है? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, यहां पर सब कुछ मिलता है कि आपके विषय के वीडियो के साथ साथ आप देखेंगे। विषय भी किस तरह से? 2 तरह से। आप चाहे तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में भी वीडियोस देख सकते हैं, आप चाहें तो सीबीएसई हिंदी मीडियम में भी वीडियोस देख सकते हैं। इतना ही नहीं, आप स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस भी घर बैठे बहुत अच्छे से देख सकते हैं और अपने आप को इंग्लिश का स्पीकर बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम कि प्रतियोगी परीक्षाएं कौन कौन सी शामिल हैं। एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी, बैंक, इंश्योरेंसेस, एसएससी, आरआरबी और भी प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस आपको यहीं पर मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, 100% फ्री मीन्स 100% फ्री। मैंने सही कहा है, और जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। अब देखिए, अब आपको मान लीजिए आपको हिंदी मीडियम में आपके वीडियोस चाहिए, तो आप हिंदी मीडियम क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप हिंदी मीडियम पर क्लिक करेंगे तो आपके विषय आ जाएंगे हिंदी मीडियम में। देखिए, हिंदी तो हमेशा हिंदी रहेगा और इंग्लिश भी इंग्लिश, क्योंकि भाषा तो भाषा होती है जो हर एक विषय में शामिल होती है। भाषा के बिना कोई भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी हम एक्सप्रेस करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं? शब्दों के माध्यम से या भाषा के माध्यम से। तो इंग्लिश इंग्लिश ही रहेगी, हिंदी हिंदी ही रहेगी। करते हैं अन्य विषयों की बात, जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर मिलेंगे आपको हिंदी मीडियम में। जी हाँ बेटा, तो जो भी आपको पढ़ना है उस पर क्लिक कर दीजिए, उससे रिलेटेड आपके सामने वीडियोस आ जाएंगे। मान लीजिए अभी बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो हिंदी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आ जाएगी। निर्भर आप पर करता है कि आप क्या चूज करने वाले हैं, किसका चयन करने वाले हैं। क्या क्या बता देती हूं। देखिए बेटा, सीबीएसई और एनसीईआरटी पर आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम भी आप देख पाएंगे, क्योंकि जब पाठ्यक्रम देख पाएंगे तो आपको आगामी जो वर्ष है उसमें पढ़ना, एकदम अध्ययन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, और देख सकते हैं विषय का संपूर्ण विवरण कि विषय में कौन कौन सी किताबें हैं, बुक्स एंड ऑल। ठीक है, सभी अध्याय का क्रम अनुसार सारांश भी देख सकते हैं, सभी अध्याय का, सभी चैप्टर्स का, सभी कविताओं का, सभी पाठों का क्रम अनुसार सारांश या व्याख्या। जी हाँ, आप जिस भी पाठ का सार
चाहिए आपको, जस्ट क्लिक कर दीजिए उस पर, तो आपका उसका सार आ जाएगा। और देख सकते हैं आप एनसीईआरटी समाधान, जो आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे प्रश्न अभ्यास दिए रहते हैं, उनका समाधान भी मिलेगा। इतना ही नहीं, आपको वन शॉट रिवीजन भी मिलेगा, एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जी हाँ, और साथ ही साथ और भी है कुछ, इतना ही नहीं है, आप बहुविकल्पीय प्रश्न भी देख पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने मस्तिष्क को चौकन्ना रख पाएंगे। हर एक पाठ के, हर एक कविता के बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात एमसीक्यूज भी हैं। यस, अब देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं पाठ्यक्रम पर। पाठ्यक्रम पर बहुत सही, पाठ्यक्रम पर जब आप जाएंगे तो पाठ्यक्रम से संबंधित आपके सामने आ जाएगा वीडियो। ठीक है, आपकी लाली वर्मा मैडम ही आपको बताने वाली हैं इस वीडियो में कि आपकी कितनी पाठ्य पुस्तकें हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स इसमें शामिल हैं और कौन कौन सी कविताएं इसमें शामिल हैं, किस कविता का अर्थ क्या है, या जो शीर्षक दिया है उसका क्या अर्थ है। अरे बाबा, वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यहां पर 4 पाठ्य पुस्तकें हैं 10th में, 4। आपको पता है ना, सीबीएसई द्वारा 2 कोर्सेज रिलीज किए गए हैं, जिसमें कोर्स ए और कोर्स बी। कोर्स ए में है आपकी क्षितिज और कृतिका, जो 9th क्लास में भाग 1 थी और 10th क्लास में भाग 2। ठीक उसी तरह से कोर्स बी या कोर्स बा जो है, उसमें भी 2 पाठ्य पुस्तिकाएं हैं, एक है स्पर्श, दूसरी है संचयन। ठीक है, 9th में आपने पढ़ा होगा भाग 1, 10th में आप पढ़ेंगे स्पर्श और संचयन भाग 2। बिल्कुल, पुस्तिकाएं सेम है, नाम सेम है। अब आप सोच रहे होंगे क्या पाठ भी वही है या कवि या लेखक भी वही है? यहां पर आपको वीडियो देखेंगे अलग होंगे, और हर एक पार्ट का इंट्रोडक्शन। कैसा इंट्रोडक्शन कि आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलेगा बेटा कि इस पार्ट में आप क्या पढ़ने वाले हैं, इस कविता में आप किसका वर्णन करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो बिल्कुल मैं ये प्रॉमिस करती हूं आपसे कि आपको पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी पूरे साल, और आप अपनी क्लास में बन जाएंगे। यस, यू आर द बेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़े अच्छे से कीजिएगा। अब जब आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको लाइक भी करना है सब्सक्राइब भी करना है और अधिक से अधिक शेयर भी करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप ही के लिए तो है। आपके लिए लेकर आए हैं बेटा हम कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन, एकदम फ्री। बिल्कुल सही सुना आपने, 10%, 20%, 80%, 90% की बात नहीं करते हैं हम करते हैं 100% अर्थात 100% फ्री एजुकेशन। ना केवल आज, ना केवल विषय की, बल्कि हर एक प्रतियोगी परीक्षाएं और जो भी आपके विषय से संबंधित वीडियोस हैं वो हमेशा आपको मिलेंगे फ्री। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।